हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर आईएएस। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिफरेंस समझा था, कोरोना वायरस समझा था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि भाई आखिर हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद अब वहाँ से हम आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक बार वायरस बॉडी में एंटर हो गया तो अब क्या होगा। अब मैंने उसके बाद आपको बोला था कि इम्यून सिस्टम हमारा काम करना चालू करेगा। तो यहाँ से वही हम देखेंगे कि हमारी बॉडी आखिरकार इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें देख ली थी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होता है, ये भी देख लिया था। दोनों के बीच में देख लिया था जो वायरस होते हैं, आरएनए वायरस क्या होता है, डीएनए वायरस क्या होता है, ये भी देख लिया था। दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हम लोगों ने समझ लिए थे। उसके बाद अपने कोरोना वायरस भी हम लोगों ने कर लिया था। अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इम्यून सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब देखो, इम्यून सिस्टम समझने से पहले आप दो चीज़ समझ लो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम आपको समझने के पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन इन्वेजन से फाइट करती है और हमको प्रोटेक्ट करती है। ये हमारा फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, ये है फॉरेन इन्वेजन। अब ये फॉरेन इन्वेजन कैसा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया ले लो आपको, है ना, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी पैथोजेंस हो सकते हैं। ये जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है ना, एक मैकेनिज्म होगा जो इन सब चीज़ों से फाइट करेगा। तो उसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म जो इससे फाइट करेगा, ये पूरी प्रोसेस, ये सब हमारी क्या कहला जाती है, इम्यून सिस्टम। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है मैंने आपको बता दिया। इम्यूनिटी मतलब हमारी एबिलिटी, हमारी बॉडी की एबिलिटी जो हमको प्रोटेक्ट करती है जो भी फॉरेन इन्वेजन होते हैं, किसके, बैक्टीरिया, फंगस, पैथोजेंस। अब दो टर्म और समझना है आपको, जिसको एक को बोलते हैं हम एंटीजन और दूसरा किसको बोल रहा है मैं, एंटीबॉडी। अब एंटीजन क्या है, एंटीजन वो चीज होती है जो हमारी बॉडी ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये एक फॉरेन इन्वेजन है। समझ में क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन। एंटीजन मतलब हमारी बॉडी के लिए जो फॉरेन फॉरेन इन्वेजन है, मतलब हमारी बॉडी के लिए जो फॉरेन है उसको क्या बोलेंगे, फॉरेनर है उसको क्या बोल देंगे हम, एंटीजन है। जैसे कि मान लो ये एक बाउंड्री है आपकी, इस बाउंड्री के अंदर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए क्या है, फॉरेनर है। वैसे बॉडी के लिए उसको क्या बोल रहा है, वो एंटीजन है। ठीक है ना, एंटीजन है। इसके प्रति ये जब आएगा तो इसके प्रति ही हमारा जो इम्यून सिस्टम काम करने चालू करेगा। समझ में क्या, तो एंटीजन मतलब वो चीज जो हमारी इम्यून सिस्टम को इंस्टिगेट कर दे, हमारा इम्यून सिस्टम को चालू करवा दे, उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन। वहीं पर एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन से फाइट करने के लिए जो प्रोटीन्स बॉडी बनाती है उनको क्या बोल देते हैं हम, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है, ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन्स काहे के लिए बनाए जाते हैं, टू फाइट या फिर टू काउंटर एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन। ठीक है, उसके लिए होता है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या देखा कि भाई एक तरफ है इम्यूनिटी, एक तरफ है एंटीजन और एक तरफ है एंटीबॉडी। इम्यूनिटी मतलब एक प्रोसेस हो गई हमारी बॉडी जो हमको सेफ रखती है बाहर के इन्वेजन से। वहीं पर एंटीजन क्या हो गया, एंटीजन मतलब कोई भी ऐसी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी उसको एज अ फॉरेनर रिकॉग्नाइज कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन। वहीं पर एंटीबॉडी में किसको बोल रहा हूँ, एंटीबॉडी मतलब होता है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स जो होता है एंटीजन के लिए, जिसमें वो प्रोटीन, एक्चुअली में वो होता क्या है, वो प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी जनरेट करती है उससे फाइट करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब एंटीबॉडी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि भाई ये ऐसा कुछ काम करता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर जो हमारी बॉडी एक्चुअली में काम कैसे करती है ना, कैसे हमारा ये काम करता है। ठीक है, हाउ इम्यून सिस्टम वर्क्स, इम्यून सिस्टम वर्क्स। अब ये काम कैसे करता है, अगर इसकी बात कर लें हम, ठीक है ना, अगर हम बात करें कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप एक बात बताइए कि भाई मान लीजिए या कोई ये कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री है, इस कंट्री को अपने अंदर, अपने जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, ये इंश्योर करके चलना है। और मान लीजिए यहाँ पर हम समझते हैं ये कोई
टेररिस्ट ग्रुप्स मान लेते हैं, ठीक है ना, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि क्या करेंगे, इस देश के लिए क्या है, खतरा है ना, ये इस देश के लिए खतरा है। तो अब ये कंट्री इनसे कैसे मैनेज करती है, तो इसके लिए भाई इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है पूरा अरेंजमेंट होता है ना, अरेंजमेंट काहे का, अरेंजमेंट होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस का अरेंजमेंट होता है, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस का अरेंजमेंट होगा, इंटेलिजेंस का अरेंजमेंट होगा पूरा, और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के साथ साथ जो ये वेपन सिस्टम होता है इस देश में कि भाई पूरा एक हथियार वगैरह ये मेंटेन करके रखेंगे, हथियार वगैरह ये मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, वेपन सिस्टम होगा, है ना, वेपन सिस्टम, ठीक है, ये पूरा मेंटेन करके रखते हैं, तब जाकर के ये लॉ एंड ऑर्डर वगैरह अपने देश में मेंटेन कर पाते हैं। तो वैसे ही कुछ काम करता है हमारी बॉडी। अब ये लेते हैं हमारी बॉडी, ठीक है ना, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और यहां पर हम इनको क्या ले रहे हैं, ये फॉरेन जो सब्सटेंस है, ये है फॉरेन सब्सटेंस, ठीक, ये फॉरेन सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ये हो सकते हैं, ये वायरस हो सकते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये फंगस हो सकते हैं, ये वायरस बैक्टीरिया फंगस और कोई भी पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है, इनका हमारी बॉडी पर अटैक होता है, ठीक है। अब ये अटैक कैसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, जैसे कि आप इनहेल कर लिए हो, आपकी बॉडी में कट मार्क लग गए, तो वहां से बैक्टीरियाज वगैरह का एंट्री हो गया, ठीक है ना, तो कैसे भी हो सकता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई अब देखो, एक बार ये एंटर कर गया हमारी बॉडी में, ठीक है ना, तो अब देखो ये एंटर करेगा, ये सेल क्या करेगा, सेल हमारी बॉडी में एंटर करता है। एंटर करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, ये सेल के रिसेप्टर्स होते हैं, देखो कायदे से ये सेल है, सेल के ऊपर हमको पता है कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन इनको प्रोटेक्ट करती है भाई, ये किसी भी चीज को अंदर बाहर आने नहीं देती है, और अंदर बाहर ये जो जाना रहता है ना, इसका बहुत तरीके से वो क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है, समझा क्या, मतलब वो एक तरीके की सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रही है। कौन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन मतलब ये जो सेल का पूरा एक वॉल है, एक जो पूरा ये वॉल बनी हुई है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है, ये कंट्रोल करती है कि क्या चीज अंदर जाएगी, क्या चीज बाहर आएगी। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का क्या क्या होता है कि कौन सी चीज को अंदर जाने देना है, किसका रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, ये सब काम होता है ना, कि कौन बाहर आ रहा है, ये सब ध्यान में रखना। तो यही काम करता है क्या, हमारा सेल मेम्ब्रेन। बट मैंने आपको क्या बताया था कि जो वायरस होता है, वायरस क्या करता है, इन रिसेप्टर्स का यूज करता है और इनमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, चालाकी खेलता है, ट्रिक कर देता है। ट्रिक करने के बाद ये क्या करता है, सेल के अंदर एंटर हो जाता है। सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, सेल के अंदर एंटर होने के बाद क्या करेगा, अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा। मतलब अब वो डीएनए हो सकता है, आरएनए, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के अपना क्या इंजेक्ट करेगा, उसमें वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगेगा। समझ में, ये सेल क्या करने लगेगा कि इस सेल के अंदर ही फिर वो वायरस का मल्टीप्लीकेशन होने लगेगा, ठीक है। तो यहां से गड़बड़ हो गया, पूरा ये सिस्टम जो था वो गड़बड़ा गया। तो अब क्या होगा, इम्यून सिस्टम का यहां पर रोल आता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या मैं बोलूंगा आपको, इम्यून सिस्टम का यहां से रोल आएगा। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया, एक बार बॉडी में एंटर हो गया तो अब ये कैसे काम करता है ये हमको समझना है ना। तो भाई हमने उसको एंट्री मरवा दी कहां, बॉडी के अंदर। अब देखते हैं कि वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब देखो यहां पे क्या ध्यान रखना है। अब देखो हमारी ये बॉडी है, बॉडी में एंटर कर गए कौन, बॉडी में एंटर कर गए हमारे फॉरेनर्स, ठीक है। यहां पर 3 रोल आएंगे, देखो अब 3 मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं। हमारी बॉडी के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया भाई, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं हमारे यहाँ, पुलिस फोर्सेस भी हैं, स्पेशल फोर्सेस भी हैं, वेपन सिस्टम भी है, सब हमारी बॉडी के अंदर ही तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। जैसे सबसे पहला रोल आता है, वो रोल आता है आपका जिसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट, ठीक है। सबसे पहला आएगा ल्यूकोसाइट्स का रूल, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, अब ल्यूकोसाइट जो होते हैं, ल्यूकोसाइट्स मतलब यहां पर ब्लड, देखो ये ब्लड है, ठीक,
ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं। जब मान लो कि भाई आपको कुछ कट मार्क लग गया या कुछ भी लग गया, अब वहां से जब बैक्टीरिया एंटर करेगा तो ये क्या करते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स का क्या रोल रहता है कि भाई ये आपकी बॉडी में आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन का काम रहेगा कि क्या किसी फॉरेन इन्वेजन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर उसके लिए उसी के आइडेंटिफिकेशन के आधार पर इम्यून रिस्पॉन्स करेगा हमारा, है ना, हमारा इम्यून का रिस्पॉन्स होगा। ठीक, तो भाई सबसे पहले क्या, ल्यूकोसाइट्स का रोल आ गया। ल्यूकोसाइट्स के बाद जिसका रोल आता है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स का। ठीक है, फैगोसाइट्स का। अब ये फैगोसाइट्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि यहां पर अभी दो चीज समझ लो, बाकी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फैगोसाइट्स में मतलब इनका काम क्या होता है कि भाई बस देखो उनको और उन पर अटैक कर दो। कोई भी फॉरेन एंट्री हुई है अगर, तो उनको देख करके हमको उनको क्या कर देना, अटैक कर देना। ठीक है, फॉरेन व्यक्ति अगर तुमको दिख रहा है तो ये क्या करेंगे, फैगोसाइट्स उस पर अटैक कर देंगे। ये फैगोसाइट्स में दो चीजें होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स हो गया, और दूसरा जिसको मैं बोल रहा हूं मैक्रोफेज। ठीक है ना, मैक्रोफेज। ठीक, अब ये ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज का क्या रोल होता है, तो यहां पे देख लो यहां पे। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये कहां पे न्यूट्रोफिल कहां पे मिलेंगे, ये भी आपको ब्लड में ही मिलेंगे, समझा गया, इन ब्लड। ये भी हमको कहां देखने को मिलते हैं, ये ब्लड में ही देखने मिलते हैं। जैसे ही ये जो फॉरेन अटैक हुआ है ना, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसको देखते हैं। जैसे ही ब्लड में उनको वो नजर आया तो वो क्या करेंगे, उस पर अटैक कर देंगे, है ना, वो उस पर अटैक करते हैं, अटैक करके उसको किल कर देते हैं। ठीक है ना, किल कर देते हैं मतलब समझ लो उनको खा गए, वो उनको खा गए और अपने आप को ही शहीद कर दिया। ठीक है ना, और किल कर दिया उनको, और लास्ट में वो क्या करते हैं, खुद भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़ाई में वो मतलब समझो कि एक तरीके से अपने आप को न्यौछावर कर दिया उन्होंने। ठीक है ना, उनको पता है कि ये खतरनाक है, फिर भी जाकर के उससे भिड़ गए और उसको मारने के चक्कर में अपने आप को भी खत्म कर लिया। इसीलिए क्या होता है, जब आपके पास कभी भी कोई कट मार्क वगैरह लगता है तो देखना वहां पर थोड़े समय बाद क्या होता है, पस बन जाता है ना, थोड़ा सा वो जब वहां पर मान लो पक जाता है ना, वहां पे पस निकलने लगता है। ठीक है ना, पिंपल्स वगैरह जब होते हैं तो ऐसा ही होता है, पस वगैरह बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूट्रोफिल्स का रोल आ जाता है, वो ब्लड में होते हैं और वो जाकर के उस पर अटैक करते हैं। उस फॉरेन इन्वेजन पर अटैक करने के बाद खुद को ही खत्म कर लेते हैं, वो उसको भी खत्म कर देते हैं, मतलब किसको, इसको जो भी फॉरेनर था उसको अटैक कर दिए, और किल्स इटसेल्फ भी, है ना, किल्स इटसेल्फ। ठीक है ना, ये अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं। वहीं पर मैं आपको बोलूं मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। अब ये मैक्रोफेजेस भी क्या होते हैं, ये भी वही है, बट ये ब्लड में नहीं होते, आउटसाइड द ब्लड मिलेंगे आप, है ना, आउटसाइड द ब्लड। ठीक है, ये आउटसाइड द ब्लड देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जनरेट कहां से होते हैं, वो ब्लड से ही जनरेट होते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या करेंगे, इनका भी काम क्या है, किल करना है ना, किल्स, वही इनका भी काम है क्या, फॉरेनर्स को, जो भी फॉरेनर्स हैं उनको हमको क्या करना है, मारना है। लेकिन ये क्या करते हैं, खुद को नहीं खत्म कर लेते हैं। बस इन दोनों में फर्क ये है कि भाई ये खुद को भी खत्म कर लेते हैं, उसको मारने के चक्कर में ये खुद को नहीं खत्म कर पाते। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहां पे क्या समझ में आया आपको कि भाई ये रोल आ गया आपका फैगोसाइट्स का। बस इनका ये काम है कि देखो और मारो। लेकिन क्या होता है, कई बार इस मुठभेड़ में वायरस अपना रेप्लिकेशन करने लगते हैं, अपने आप को चेंज करने लगते हैं, मॉडिफाई करने लगते हैं। ठीक है ना, तब वहां पर जाकर के रोल आता है हमारा किसका, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स का। ठीक है ना, वहां पर रोल आएगा लिम्फोसाइट्स का, क्योंकि भाई अकेले पूरी लड़ाई ये नहीं जीत सकते। ठीक है ना, फैगोसाइट्स। कई बार क्या होता है कि अटैक इतना खतरनाक होता है, वायरस का अटैक और बैक्टीरिया का अटैक इतना ज्यादा हो जाता है, प्लस म्यूटेशन और मल्टीप्लिकेशन इतना तेज हो जाता है। इस केस में आपको प्रॉपर इंटेलिजेंस चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, टीम कोऑर्डिनेशन और स्पेशल फोर्सेस चाहिए। यहां पर नॉर्मल ये लोग, आप समझो कि ये स्पेशल फोर्सेस नहीं है ना, ये एक तरीके के पुलिस है, पुलिसिंग वाला रोल आ गया। लेकिन जब लिम्फोसाइट्स आएंगे तो यहां पर एक तरीके के ये क्या होते हैं, स्पेशल फोर्सेस होते हैं, है ना, स्पेशल फोर्सेस होते हैं। अब ये कैसे रोल में आते हैं, तो यहां पे समझो एक चीज और समझ लो। पहले एक और जिसका रोल आता है वहां पर, जिसको मैं बोलता हूं कि डेंड्रिटिक सेल। ठीक है ना, लेकिन उसके पहले एक और चीज समझ लो जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। ठीक है ना, नेचुरल किलर सेल। ये क्या करते हैं, जब मान लो कि भाई
वायरस का अटैक हुआ, बैक्टीरिया का अटैक हुआ, तो मैंने क्या बताया, ये सेल के अंदर जा करके सेल को मैनिपुलेट करते हैं, सेल के साथ छेड़छानी कर देते हैं, है ना, और अपना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ते हैं। तो उस समय क्या होगा, अब इंटेलिजेंस और ये सब का रोल आता है। कैसे कि नेचुरल किलर सेल जो होते हैं ये सेल के पास जाएगा, ठीक है ना, गोज टू सेल। अब ये सेल के पास गया और उससे उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, समझो एक तरीके से, है ना, आस्क फॉर आईडी कार्ड। आईडी कार्ड किससे ये आईडी कार्ड मांगते हैं, ये सेल से, जो सेल है ना, सब सेल से। अब इनको पता लग गया कि भाई फॉरेन इन्वेजन हुआ है, तो भाई आप सोचो कि भाई कोई टेररिस्ट ग्रुप हमारे देश के अंदर आ गया, अब वो किसी घर में छुपा हुआ है ना, अब उस घर में छुपा हुआ, तो अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जाकर के पता लगाएंगे ना कि भाई कहां पर ये छुपा हो सकता है, ठीक है। तो वहीं पर इसका रोल आ गया नेचुरल किलर सेल का। ये क्या करते हैं, जाते हैं किसके पास, सेल के पास, और उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। आइडेंटिटी कार्ड मतलब जिसको बोलते हैं हम MHC1। अब ये MHC1 क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है जो ये सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब इस पर कोई मैनिपुलेशन हो गया, है ना, वो वायरस आकर के इस पर मैनिपुलेशन कर दिया, इसके साथ ट्रिक कर दिया, तो ये सेल अब इस प्रोटीन को नहीं बना पाएगा। मतलब इस प्रोटीन को नहीं बनाने का मतलब क्या है, वो आईडी कार्ड नहीं दिखा पाएगा। जब वो आईडी कार्ड नहीं दिखा पाएगा तब क्या होगा, तब भाई ये जो नेचुरल किलर सेल होगा ये क्या करेगा, इस सेल में एक एंजाइम डाल देगा और उसको मार देगा। समझा गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि इस सेल के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, अगर इसको नहीं मारा गया तो फिर ये सेल दूसरे सेल के लिए खतरा हो सकता है, तो वो एक एंजाइम्स इंसर्ट कर देगा इसके अंदर, ठीक है ना, एंजाइम इंसर्ट कर देगा और एंजाइम करके इसको किल कर देगा। ये सेल अब क्या हो जाएगा आपका, इसको मार देगा। समझा गया ना, ये कर दिया, इसने खत्म कर दिया, इसको मार दिया। अब किसका रोल आएगा, तो अब यहां पे देखना, अब यहां पर रोल आएगा डेंड्रिटिक सेल का, ठीक। अब यहां पर रोल आएगा डेंड्रिटिक सेल का, डेंड्रिटिक सेल्स। अब ये क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे, देखेंगे कि फॉरेन इन्वेजन जिसका भी हुआ है ना, ये फॉरेनर था, ठीक है, इसको क्या करेगा, सबसे पहले इसको मारेगा, है ना, इसको किल कर देगा। इसको किल करने के बाद इसका जो भी समझो इसकी जो भी पहचान है उसको कैरी करेगा, है ना, प्लस इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, वो ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। कहां पे कैरी करेगा, इसको कैरी करेगा, कैरी इट टू लिम्फोसाइट्स। अब जो मैं आपको बताया था लिम्फोसाइट्स के पास, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के पहुंच गया कहां पर, लिम्फोसाइट्स पर, ठीक है ना। तो पहला हमने क्या देखा था, पहला हम लोगों ने देखा था कि भाई ल्यूकोसाइट्स का क्या रोल होता था, आइडेंटिफिकेशन का। फिर मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद जो रोल आया आपका वो था आपका फैगोसाइट्स का। फैगोसाइट्स का मैंने आपको बता दिया क्या रोल होता था, कि भाई किल करना, सीधे देखो, पकड़ो और मार दो वहीं पे। यहां पर अब लिम्फोसाइट्स के पास गया, तो ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम करते हैं, प्रॉपर इंटेलिजेंस शेयर करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम करेगा, है ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम करेगा, इन अ सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम करेगा ये, ठीक है, एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम करेगा, बहुत ही मतलब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करता है ये, ठीक है ना। अब ये कैसे काम करेगा, तो देखो, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, है ना, एक को बोलते हैं हम टी सेल्स और एक को बोलते हैं बी सेल्स, ठीक है। यहां पर दो सेल का नाम लिख रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात आप ये याद रख लेना कि टी सेल्स एंड बी सेल्स किसके अंदर आते हैं, तो याद रख लो आप, ये क्या है, एक तरीके के लिम्फोसाइट्स हैं, समझ में गया ना। तो टी सेल्स एंड बी सेल्स, अब ये जो टी सेल्स हैं वो भी आपके दो प्रकार के हैं, एक होते हैं जिसको बोलते हैं हम हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। ये हेल्पर टी सेल क्या है, एक तरीके से समझो ये जनरल होते हैं, समझा गया, मतलब ये क्या करेंगे, खुद तो कुछ नहीं करेंगे, खुद लड़ाई नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, ये गाइड करेंगे, समझे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, हेल्प्स किसको, अभी ये जो नीचे लिखा है मैंने, एक होता है हेल्पर टी सेल और दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक। और यहां पर मैंने क्या बताया, बी सेल्स, ये बी सेल्स, ये किसको हेल्प करते हैं, एक इसको हेल्प करेगा और इसको हेल्प करेगा, किसको, इसको, बी सेल्स को, और साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक का सेल का काम क्या होता है कि भाई सीधा किल करो, है ना, ये किलर सेल होते हैं, ये मारते हैं सीधे,
जैसे वो अभी हमने देखा था ना कि भाई जो फैगोसाइट्स होते हैं सीधा जाकर के मार देना उनको, लेकिन उनके मारने का तरीका अलग था, इनके मारने का तरीका अलग है। देखो मार तो आर्मी भी रही है, मार तो पुलिस भी रही है, लेकिन जो आर्मी मारेगी वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कोऑर्डिनेशन करके पूरा अरेंज करके पूरा सोफिस्टिकेटेड मैनर में मारेगी, और वहीं पर जो पुलिस मारती है जो वो अलग तरीके से मार रही है। ये समझो कि ये इंटेलिजेंस के पूरा कोऑर्डिनेशन में काम करती है। समझे, जब टेररिस्ट अटैक होता है तो आपको पता है कि पहले जब पुलिस काम नहीं कर पाती तो फिर जो हमारी एनएसजी और जो सुपीरियर फोर्सेस होती हैं वो उस चीज को ऑपरेट करती हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये हेल्पर टी सेल होंगे। अब ये हेल्पर टी सेल क्या करेंगे, इनको गाइड करते हैं। समझ में आएगा ना, हेल्प करते हैं मतलब गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई कब कहां पर क्या चीज करनी है। समझ में आ रहा ना, तो हेल्पर टी सेल मतलब क्या होता है, वो हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा ना, वो एनकरेज करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, हेल्पर टी सेल, इसीलिए नाम क्या है उनका, हेल्पर टी सेल उनको बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, इनको हेल्प करते हैं प्लस एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट किसको करते हैं, ये दोनों को, है ना। साइटोटॉक्सिक सेल को भी एक्टिवेट करते हैं ताकि आप काम करो, और वहीं पर ये इसको भी एक्टिवेट करते हैं, किसको, बीटा सेल्स को, बीटा बोलो बी सेल्स को। ठीक है ना, बी सेल्स को क्यों, बी सेल्स क्या करती हैं, अब देखो ये जो बी सेल्स होती है ना, ये प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज। याद करो मैंने क्या बताया था, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये वो प्रोटीन होती हैं जो फॉरेनर होते हैं उनसे लड़ने के लिए, जो एंटीजेंस होते हैं उनसे लड़ने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। वो कौन करता है, बीटा सेल करता है। प्रीलिम के लिए रट्टा मार लेना आप, ठीक है ना, कि कौन इसमें से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन करता है, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर टी सेल में दो तरीके का बताया मैंने, हेल्पर टी सेल जो कि एक्टिवेट करता है, हेल्प करता है, गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है। वहीं पर साइटोटॉक्सिक सेल क्या करता है, साइटोटॉक्सिक सेल सिर्फ क्या करता है, किल करता है, डिस्ट्रॉयर है ये। ठीक है ना, ये डिस्ट्रॉयर है। समझ में आ गया, ये मेन है, मतलब समझो कि ये आपका वो है कि भाई इसका काम क्या है कि भाई ये देखा और इसको, मतलब जो स्नाइपर वगैरह होते हैं ना, समझो आपके पास स्पेशल तरीके के स्नाइपर है, बस उनको आपको गाइड करना है कि इसको मारना है, उसको मारना है, ऐसे मारना है, तब मारना है, तो वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से फिर काम करने लगेंगे। समझ में गया ना, तो ऐसे करके ये क्या होगा, हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल काम करेंगे और बीटा सेल काम करेंगे। ये खुद क्या होते हैं, एक तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमने क्या देखा, तीन तरीके का अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया। एक होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का अरेंजमेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन का। फिर मैंने आपको बताया फैगोसाइट्स, है ना, फैगोसाइट्स का क्या था, फैगोसाइट्स का जो काम था वो भी फाइटिंग का था, है ना, काउंटर करना, किल करना। वहीं पर एक सोफिस्टिकेटेड नंबर जब इनसे नहीं हो पाता, ये नहीं समझ पाते हैं, तब किसका रोल आता है, तब रोल आता है हमारा लिम्फोसाइट्स का। ठीक, तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कैसे काम करते हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। टी में भी आपका हेल्पर होता है और साइटोटॉक्सिक होता है। साइटोटॉक्सिक मतलब वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है और जा करके उनको खत्म करता है। समझ में क्या, अब यहां पे समझो बाकी दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है भाई, टी सेल्स और उसमें सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ऐसा होता है, देखो जो टी सेल होते हैं ना, टी सेल है, अब देखो ये एक बात समझो, ये जो फॉरेनर है ये एक तो सेल में अभी होगा, है ना, सेल में इन्फेक्ट कर दिया होगा, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड सेल, ये इन्फेक्टेड सेल होगा। वहीं पर ये कुछ फॉरेनर्स अभी सेल तक नहीं होंगे, आउटसाइड होंगे, है ना, ये फॉरेनर्स हैं जो आउटसाइड दी सेल है, आउटसाइड दी सेल है ना। कुछ फॉरेनर अभी कहां पर होंगे, सेल में होंगे, इन्फेक्ट कर चुके होंगे सेल को, और कुछ होंगे आउटसाइड होंगे, अभी सेल से बाहर है, अभी वो इन्फेक्ट नहीं किए हैं सेल को, और सेल में अभी उतना जाकर मैनिपुलेट नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो क्या करेगा, इससे कौन फाइट करेगा, इससे फाइट करेगा आपका बी सेल्स, है ना, बी सेल्स इससे फाइट करेंगे। वहीं पर ये जो टी सेल का साइटोटॉक्सिक सेल था, ये किससे फाइट करेगा, ये इन्फेक्टेड सेल से फाइट करेगा, है ना, ये टी सेल्स है, इससे कौन फाइट करेगा, टी सेल्स। ठीक है ना, टी सेल में कौन से, ये जो साइटोटॉक्सिक वाले होते हैं, ये जाकर के सीधा उन पे हमला करते हैं। ठीक है, तो यहां पर तीन स्टेप याद रखना, ल्यूकोसाइट, फैगोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सोफिस्टिकेटेड है, उनमें दो याद रख लेना कौन कौन से होते हैं, बीटा होता है और टी सेल होता है। बीटा बार बार बोल रहा हूं मैं, बी सेल है वो, ठीक है ना, बी सेल और टी सेल। ठीक है ना, उसमें एक हेल्पर होता है, साइटोटॉक्सिक होता है, और एक कौन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, तो ये बात आप दिमाग में रख लेना, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो हमारा करता है बी सेल। समझा गया ना, तो बी सेल क्या करता है, हमारे यहाँ
जो एंटीबॉडीज होती है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देख लेते हैं फटाक से क्या दिया है इसमें। देखो इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की वो क्या करे, डिफेंड कर सके अपने आप को काहे से, जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि भाई बैक्टीरिया, फंगस, पैथोजेंस, इसके अलावा वायरस वगैरह, ये सब क्या होंगे, हमको डिसीज कर सकते हैं। इनसे हमारी एबिलिटी होती है, हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है फाइट करने की, उसको क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी बोल देते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या बोला भाई, ये कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी एज अ फॉरेनर रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब एज ए एलियन रिकॉग्नाइज कर रही है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इंस्टिगेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, वहीं पर एंटीबॉडीज क्या बोला मैंने, एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का प्रोटीन है। क्यों प्रोड्यूस करा जा रहा है, ताकि वो एंटीजन को काउंटर एक्ट कर सकें। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटीबॉडीज। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपकी इनेट इम्यूनिटी, अब दो तरीके की इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब कुछ इम्यूनिटीज जो होती है हमको बाई बर्थ मिलती हैं, समझा क्या, बाई बर्थ हमारे पास वो कुछ इम्यूनिटी होती है जिससे हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं कि भाई हमारी स्किन होती है, वो स्किन हमको शुरू से ही प्रोटेक्ट कर रही है बाहर बैक्टीरिया, वायरस के अटैक से, समझा क्या। तो इनेट मतलब बॉर्न, मतलब हम जब से पैदा हुए तब से ही हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको क्या बोल देते हैं, इनेट। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा जो डिफरेंट वायरस, बैक्टीरिया अटैक होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस दौरान उन सब चीज़ों से फाइट करती है। तब वो सीखती है कि हाँ भाई ये इस तरीके का अटैक हुआ था, उसके रेस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। और फिर क्या करता है, देखो चाहे बी सेल हो, है ना, चाहे बी सेल हो, चाहे टी सेल हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, मान लो कि ये फाइट हुआ था, तो ये इन्होंने क्या किया था, अभी हमने देखा ये सब मिलजुल करके फाइट कर रहे थे। वहीं पर फाइट करने के बाद ये क्या करते हैं, मेमोरी बना लेते हैं, समझा क्या ना, मेमोरी बना लेंगे ये सब के सब, ताकि नेक्स्ट टाइम सेम कभी ऐसा अटैक होगा ना तो जल्दी से रेस्पॉन्स कर सके और उसको तुरंत खत्म कर सके। तो उसमें क्या होता है कि आप बीमार ही नहीं होगे। अभी तो मान लो कोई नया वायरस, नया बैक्टीरिया अटैक होता है तो 4-5 दिन के लिए हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारी बॉडी ने कभी देखा नहीं तो इम्यून सिस्टम वैसा हमारा काम नहीं किया तो उसको कुछ पता नहीं था, तो इतने समय लग गए उसको लड़ने में, 7-8 दिन। अब नेक्स्ट टाइम, अब उसके पास मेमोरी है ना उस चीज को लेकर के, उस बैक्टीरिया को लेकर, उस वायरस को लेकर के, तो नेक्स्ट टाइम जब उसका अटैक होगा तो क्या होगा कि भाई नेक्स्ट टाइम जब अटैक होता है हमारी बॉडी अब तुरंत ही उसको रेस्पॉन्स कर देगी, तुरंत ही उससे फाइट कर लेगी। यही रीजन होता है कि कई बीमारी हमको एक बार होती है, दोबारा नहीं हो पाती। जैसे जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं या स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना, जो माता जी निकलती हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमको दोबारा क्यों नहीं होता, समझ गए, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये गेन करता है। समझ में आ गया, हमारी बॉडी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो अलग अलग टाइम पर उसको एक्वायर करती जाती है। समझ में आ गया ना, ये बाई प्रेजेंट नहीं होती, ये बात याद रखना। इनेट बाई प्रेजेंट होती है, ये बाई प्रेजेंट नहीं होती, ये एक्वायर की जाती है जैसे जैसे समय बीतता है तब। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, यहां पर मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ये इनेट इम्यूनिटी मतलब बाय बर्थ हो गया। एडाप्टिव इम्यूनिटी मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें मेन रोल आता है लिम्फोसाइट्स का, ठीक है ना। और यहां पर ये तो मैंने आपको बता दिया। इनेट में आपको क्या याद रखना है, इनेट में भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। इनेट में एक जो ऑलवेज ऑन होता है, ऑलवेज ऑन समझ में आ गया, जैसे कि स्किन होती है, ये हमेशा ऑन ही रहती है। वहीं पर कुछ क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। इनेट में कुछ इंटरमीडिएट टाइम पर आती है, समझा कि ये हमेशा ऑन नहीं होती हैं। जिसमें मैंने आपको बताया जो फैगोसाइट्स होते हैं ना, यहां पर लिखा है, ये देखो फैगोसाइट्स, ये पूरे समय एक्टिव नहीं रहते। जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तब ये एक्टिव मोड में आ जाते हैं, समझना क्या। ये तो हमेशा एक्टिव ही है, स्किन हमेशा एक्टिव ही रहती है ना भाई। स्किन में वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो वो एंटर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द टाइम वो काम करती रहती है। वहीं पर इंटरमीडिएट किसको बोल रहा हूं मैं, इंटरमीडिएट बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट नहीं है, ये इमीडिएट है, ठीक है ना। इमीडिएट मतलब क्या है कि भाई ये जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा वो, है ना, कोई भी फॉरेनर है, एलियन है, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी तुरंत रेस्पॉन्स में आ जाती है, जिसको मैंने आपको बताया था फैगोसाइट्स में आपको न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज ये सब मैंने आपको बता दिया था।
ये फाइट भी करते हैं और मैसेज भी भेजते रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी में कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप जब आकर के देख लो। ये क्या करते हैं, इनेट इम्यूनिटी होती है वो जनरल होती है ना, जनरल होती है, कुछ भी हो वो यही करेंगे। वहीं पर जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब मैंने आपको बताया ना, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स के लिए होता है। ये जो होता है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं एडाप्टिव वाली तो इसको मैं बोलूंगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, समझा क्या ना। तो इसमें मेन ये कैसे एक्वायर होता है हमारी बॉडी में, तो लिम्फोसाइट्स जो मैंने आपको बताया जब फाइट करते हैं तो मेमोरी स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, समझा क्या। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ये इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें भी मैंने आपको बताया ऑलवेज ऑन होती है जो स्किन वगैरह होती है ना, और म्यूकोसल जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, वो हमेशा ऑन रहते हैं। वहीं पर जो मैं आपको बोला कि भाई एक इमीडिएट वाले होते हैं, इमीडिएट मतलब जो क्या करते हैं जब कोई चीज एंटर करती है तब वो रोल में आते हैं, जैसे कि फैगोसाइट्स मैंने आपको बता दिया था, डेंड्रिटिक सेल, और ये जो मैंने आपको बताया था उसके साथ साथ डेंड्रिटिक के साथ जो नेचुरल किलर सेल होते हैं, ये एनके सेल जो लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब कहीं में आ जाते हैं, इननेट में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। इमीडिएट वाले हैं ये याद रखना। इमीडिएट में कौन कौन से आ रहे हैं, इमीडिएट में मैंने आपको बता दिया कि भाई डेंड्रिटिक आ रहे हैं, डेंड्रिटिक सेल आ रहे हैं, इसका भी रोल मैंने आपको समझा ही दिया है। और ये जो नेचुरल किलर सेल होते हैं, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये फैगोसाइट्स में नहीं है पर ये उसी में काम कर रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, ये सब कहलाएंगे आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, चारों सेल जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये जो लिम्फोसाइट्स होंगे, ये क्यों सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये बाद में रोल में आते हैं जब इनसे नहीं हो पाता तब, और बाद के लिए ये स्टोर भी करके रख लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हम फ्यूचर के लिए भी प्रोटेक्ट रह जाते हैं और अडाप्ट कर लेते हैं उस इम्यूनिटी को, इसलिए किसको क्या बोल रहे हैं हम, एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यून ये याद रखना, इनेट और एडाप्टिव में डिफरेंस याद रखना, कौन सा सेल कहाँ पे इन्वॉल्व है ये याद रख लेना। वहीं पर मैंने आपको ये वाला डिफरेंस देख लो, सरल है ये क्या है, फैगोसाइट्स है, मैक्रोफेज होते हैं, नेट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। इसमें मैंने क्या बताया कि भाई इनका काम क्या है, बस किल करना और फाइट करना। वहीं पे टी सेल क्या है, टी हेल्पर सेल हो गई और साइटोटॉक्सिक सेल हो गई, ये इनका काम है किल करना, इनका काम करना है बताया था मैंने आपको स्टिमुलेट करना, ठीक है ना। और किसको, बी सेल को, और वो गाइड करना सबको, किसको, बी सेल को भी, और जो किलर सेल होते हैं उनको भी, ठीक है ना। बी सेल को क्यों स्टिमुलेट करना है, ताकि वो क्या करें, सिक्रीट करें एंटीबॉडीज को, प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज को, ठीक है ना। तो ये टी सेल का मैंने आपको बता दिया, ये रिमेन इन ब्लड फॉर ईयर्स, ये मेमोरी टी सेल है जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं ये सेल, जो टी सेल होते हैं ना वो स्टोर कर लेंगे अपनी मेमोरी में, और बाद में फ्यूचर में कभी उन पर अटैक हो गया तो वो तुरंत रेस्पॉन्स कर देती, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिला रहता है, किससे, टी मेमोरी सेल्स। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे, वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, ये बी सेल, तो बी सेल में मैंने आपको बता दिया कि भाई सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज को, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही मेमोरी टी सेल क्या करेगी, रिमेन रहेगी ब्लड में फॉर लॉन्ग टर्म, ताकि क्या होगा कि भाई हमको प्रोटेक्शन मिलता रहे फ्यूचर में भी, ठीक है। तो यहीं पर अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या होता है समझो, ये बहुत इसको भी समझ लो, जो हमारी बॉडी खुद से ही रिस्पॉन्स करती है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव इम्यूनिटी। और जो मान लो कि एक्टिव इम्यूनिटी मतलब सोचो हमारा इम्यून सिस्टम को काम कराना है, अगर हमारी बॉडी ही सब कुछ कर रही है ना, मान लो कि एंटीबॉडीज चाहिए हमारी बॉडी को उसको फाइट करने के लिए, और वो बॉडीज एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में ही बन रहे हैं, हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन मान लो अब कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे दवाई लेते हैं हम, वैक्सीनेशन लेते हैं, है ना, वैक्सीन लेते हैं, दवाई लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो इनमें जो एंटीबॉडीज हम ले रहे हैं ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये बाहर से हम ले रहे हैं। तो उसके कारण वो भी हम ले क्यों रहे हैं, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम तेज हो जाए, काम करने लगे। तो अब इस केस में क्या हो रहा था कि हमारा इम्यून सिस्टम काम तो कर रहा है, लेकिन ये इसके लिए हमको हेल्प कहाँ से मिल रही है, बाहर से मिल रही है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा पैसिव इम्यून सिस्टम। तो अब इसमें से जल्दी से कौन सा काम करता है, दवाई जल्दी काम करती है ना भाई, हम दवाई खाते हैं ताकि जल्दी आराम मिले। नहीं तो अगर सर्दी जुकाम है आपको, तो देखो आपको वो ठीक तो वैसे भी हो जाता है अगर आप 4-5 दिन कुछ नहीं करो। वहीं पर अगर आप एक टैबलेट खाते हो, पैरासीटामोल खाते हो, तो आपको एक ही नींद में आपका सारा काम हो जाता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, स्लो होता है, समझा क्या ना। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है क्योंकि ये बॉडी हमारी स्लोली रेस्पॉन्स करती है उसके प्रति,
ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं, जो पैसिव इम्यूनिटी होता है वो फास्ट होता है, ठीक है ना, वो फास्ट होता है और वो रेडीमेड होता है। उसमें हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते हैं, कहाँ से, बाहर से, ताकि वो जो फॉरेन एजेंट है उससे हम फाइट कर सकें, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। और एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी ही रेस्पॉन्स करती है, तब उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी, और जो बाहर से होता है वो होता है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। समझा क्या, यही रीजन है कि भाई जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको मदर मिल्क क्यों दिया जाता है। मदर का मिल्क इसलिए देते हैं क्योंकि मदर के मिल्क में कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, है ना, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेंट को। वो उसकी बॉडी भी प्रोटेक्ट कर ही रही है उसको, जैसे स्किन है उसका, और उसके अंदर भी ये सब सेल्स होंगे जो इनेट वाले में हमने पढ़ा था, है ना, फैगोसाइट्स वगैरह, और ये जो न्यूट्रोसेल्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब हमने देखा था, ठीक है ना। तो वो तो काम कर ही रहे हैं उसमें, लेकिन यहां पर मैंने क्या बता रहा हूं आपको, जो मदर्स का मिल्क जब उन पे जाता है तो एक्सटर्नल एंटीबॉडी चली गई ना, तो वो एक तरीके की क्या है, उसके लिए पैसिव इम्यूनिटी हो गई। तो पैसिव मतलब बाहर से, एक्टिव मतलब हमारी बॉडी के अंदर खुद। स्लो कौन सा होगा, एक्टिव वाला, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है। फास्ट कौन सा होता है, पैसिव वाला। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है, एक्टिव और ये तो हमने समझ ही लिया, ये डिफरेंस है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कॉमन क्या होगा, तो आपको पता है दोनों ही क्या है, एक तरीके के लिम्फोसाइट्स हैं। वहीं पर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि भाई एक डायरेक्ट फाइट करता है, ठीक है ना, एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, एक नहीं करता है, ये सब आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है ना। एक चीज और समझा देता हूं आपको मैं यहां पे कि भाई एक चीज और समझ लो कि भाई समरी एक बार की, ये एक्चुअली में एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। ये देखो, ये है सेल, इस सेल पर क्या हुआ, अटैक हुआ, ठीक है ना। अटैक किसका हुआ, एलियन का, एलियन या फिर फॉरेनर का, ये कौन है आपको पता है, ठीक है, इनका अटैक। इसके बाद ये क्या करेंगे, इस सेल में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, चेंजेस करेंगे, ट्रिक्स करेंगे, है ना। तो अब क्या करेगा, सेल समझ गया कुछ गड़बड़ होने वाला है, सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज जनरेट करेगा, सेल जनरेट्स एंटीबॉडीज। अब ये कैसे जनरेट करेगा, ये तो जनरेट लिख तो दिया, लेकिन ये एक्चुअली में कैसे होता है, देखो, ये है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये आपको पता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपको पता है डीएनए होता है ना। डीएनए क्या है, समझो एक कॉपी है आपकी, है ना, एक एनसाइक्लोपीडिया है पूरा, जो क्या बताएगा भाई, आपका पूरा जेनेटिकली मेकअप बता रहा है, प्लस ये कोड रखा है, इसके पास कोड है। कोड कैसा, कि कैसे एंटीबॉडीज जनरेट करना है ना, हाउ टू जनरेट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, गाइड करेगा, मतलब डीएनए गाइड करेगा किसको, सेल को, कैसे, कि आप कैसे एंटीबॉडीज बनाओगे। कौन सी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब जिससे फाइट करना है आपको, जैसे वायरस बाउंड एंटीबॉडीज हो गई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो अब दिक्कत में आ गए, तो यहां पर रोल आएगा, एक एंजाइम आएगा, ठीक है ना। एंजाइम जाएगा किसके पास, डीएनए के पास। डीएनए के पास क्या है, एनसाइक्लोपीडिया, उसको पढ़ेगा, है ना, उसको पढ़ेगा और समझ गया, ये डीएनए ने इसको बता दिया कि हाँ भाई ऐसे इसको प्रोड्यूस करना है, ये लो इसको पढ़ लो। इसने पढ़ लिया, इसने क्या किया, उसको स्कैन कर लिया, पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया और एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया इसने, है ना, नोट्स तैयार कर लिए, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, इसने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिया। इस डॉक्यूमेंट को लेकर के ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा राइबोसोम के पास, ठीक है। राइबोसोम क्या है, ये राइबोसोम वही है, यही प्रिपेयर करता है आपका, प्रिपेयर्स ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो कौन प्रिपेयर करता है, वो आपका राइबोसोम प्रिपेयर करता है। अब ये जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये यहां पर लेके कौन जाएगा, इसको कैरी कौन करता है, एंजाइम करता है ना, वही एंजाइम जो जाकर के कोडिफाई किया था। एंजाइम्स कैरीज इट टू राइबोसोम, राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एंटीबॉडीज को। अब ये एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो गई, जाकर के अपना हथियार लेंगी, कहां से, ये समझो आर्मी तैयार कर लिया आपने, है ना, आर्मी तैयार कर ली। अब ये क्या करेंगी, जाएंगी गोल्जी बॉडीज के पास, जहां पर फाइनल अपना जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह इनको लेना है वो सब लेंगी, और यहां से अपनी निकलेगी एंटीबॉडीज फुल्ली तैयार, है ना, पूरी तैयारी से यहां पे एंटीबॉडीज होंगी। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, सीधा अटैक करेंगी, है ना, किस पर, ये अटैक करेंगी, अटैक्स एंटीजेंस, है ना। एंटीजेंस मतलब वही जो फॉरेनर्स थे या फिर एलियंस हैं, उन पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया,
ठीक है ना। अब इस पूरे प्रोसेस में इनको बीच बीच में जो एनर्जी मिल रही थी सब कुछ काम करने के लिए, वो एनर्जी इनको मिलती है, तो वो तो आपको पता ही है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है इसको माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना, वहां से इसको पूरी एनर्जी मिलती है और ये ऐसे करके पूरा इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, टी सेल, हेल्पर टी सेल, ये सब क्या होते हैं, ये सब समझ लिया। अब इसके बाद अब जो कोरोना से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई अब इनको पता कैसे करते हैं हम, तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो न्यूज़ में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए, समझा गया ना। तो वो सब टेस्ट देखेंगे, फिर कुछ टेस्ट करने के बाद अब इनसे लड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ जो बन रही हैं वो देखेंगे, एंटीवायरल जो है, फिर जितने भी थेरेपीज होती हैं, प्लाज्मा थेरेपी जो जो न्यूज़ में है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो आप जानते हो, डेक्सामेथासोन, ये सब जो चीज़ें भी न्यूज़ में है वो सब हम कैरी करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फेज मैनर में चल रहे हैं ना, ताकि हमारे लिंक ना टूटे, क्योंकि हम फेज मैनर में और ऑर्गेनाइज मैनर में समझेंगे तो हम पूरे अच्छे तरीके से पूरा ये इस चीज़ को समझ लेंगे और हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो प्रीलिम्स के लिए हमारा एकदम परफेक्ट होता ही जा रहा है और मेंस के हिसाब से भी इसमें से रिलेटेड हम कितने अच्छे से समझते जा रहे हैं कि भाई कैसे एक्चुअली में ये सब चीज़ें काम करती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट अब अगला जो भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा।